सोनिया डेट पर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी। उसके बाद मुझे संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया और मैं वहीं चला गया। अगर आपको शक है तो आप डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं। अर्जुन उन्हें सारी बातें बताता है। इंस्पेक्टर एक एक करके सबका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन शनि की बातों को सुनकर दोनों फ्रेंड्स तो शॉक्ड हो गए। शनि कहता है, रात के 9 बजे सोनिया ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं उस टाइम डिस्को में था, जिससे उसकी आवाज को ठीक तरह से नहीं सुन सका। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराई हुई हो। मुझे लगा वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैंने उसकी बातें ना सुनकर कॉल कट कर दिया। बस यही गलती कर दी मैंने। आई एम सॉरी। अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो आज वो जिंदा होती, लेकिन मेरी वजह से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। मैंडी गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, जिस दिन तुम पर कोई मुसीबत आएगी और तुम जब किसी को कॉल करोगे और कोई तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। उसके गुस्से को शांत कराते हुए अर्जुन इंस्पेक्टर से कहता है, मैं एक बार नैना से मिलना चाहता हूं सर। इंस्पेक्टर शिंदे, नैना को खूनी तभी माना जा सकता है जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एक सोची समझी मर्डर मिस्ट्री हो। मैंने बहुत से मर्डर केस को सॉल्व किया है, लेकिन ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। अब इस मर्डर मिस्ट्री केस को सुलझाने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष घोष। अर्जुन इंस्पेक्टर शिंदे की बातों को सुनकर शनि और मैंडी की तरफ देखने लगा। काव्या भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। वो इंस्पेक्टर के सामने आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर मुझे अपनी बहन से मिलने दीजिए प्लीज। आप लोगों को भले ही यकीन ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बहन निर्दोष है और मुझे साबित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी सर। तभी अर्जुन काव्या को इस तरह से देखकर कहता है, तुम यहाँ भी आ गई। मुझे लगता है कहीं तुम अपनी बहन का बचाव इसलिए तो नहीं कर रही हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर तुमने किया हो। काव्या को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सिचुएशन को समझते हुए कहती है, अर्जुन मर्डर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं अपनी बहन का बचाव कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस पर यकीन है। तुम सबने देखा ना, सोनिया के चेहरे और बॉडी पर स्केल पिन से वार किया गया था। वो एविडेंस अभी भी इंस्पेक्टर के पास है। मुझे तो लगता है खूनी एक ऐसा इंसान है जो तुम लोगों से रिवेंज लेना चाहता हो, जिसके दिल में सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं बचा हो। इंस्पेक्टर शिंदे उन दोनों को नैना से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। नैना को अपना गुनाह कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर भी किया जा चुका था। काव्या जैसे ही उसके पास आती है, वो उसे इस तरह से लहूलुहान देखकर रोने लगी, लेकिन नैना बस एक ही बात दोहराई जा रही थी कि उसने सोनिया का मर्डर नहीं किया है। काव्या नैना की हालत देखकर सहम गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घबराहट और दर्द से भरी वो कांपते हुए बाहर निकल आई। अर्जुन ने उसे यूं टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। वो बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे आया। काव्या को रोते देख उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसने धीरे से कहा, अभी तक साबित नहीं हुआ है कि खूनी कौन है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि खून तुम्हारी बहन ने किया है तो क्या करोगी। काव्या की आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों झलक रहे थे। वो रोते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं मान लूंगी कि ये सब मेरी बहन ने किया है? जो लड़की एक छिपकली से डरती हो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अर्जुन, तुमने शायद अपनी जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं है ना, लेकिन मैं शहर में अपने सपनों को पूरा करने आई थी, अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी। लेकिन डेविल ग्रुप की करतूतें देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने नहीं सही, लेकिन तुम्हारे 3 दोस्तों ने जिस तरह की घटिया हरकतें अपने जूनियर्स के साथ की है, अगर यही तुम्हारे साथ होता तो क्या महसूस करते? हाँ, मैं अपनी बहन की बेगुनाही कैसे साबित करूं? मैं मासी को क्या कहूंगी? कहते कहते उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर जवाब देने लगा और वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने झट से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो हल्की सी बेहोश थी, लेकिन अर्जुन उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था। उसने अपने हाथों से काव्या के चेहरे को हल्के से छुआ, उसकी बिखरी हुई लटों को पीछे किया और धीरे से उसका नाम पुकारा, काव्या। उसकी आंखों में पहली बार उसके लिए इतनी फिक्र थी। वो उसे एक टक देख रहा था। तभी शनि और मैंडी वहां आ गए। शनि ने अर्जुन की बाहों में काव्या को देखा तो गुस्से में बोला, ये क्या है? तुम उसे अपनी बाहों का सहारा दे रहे हो जिसकी बहन ने हमारी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है। इसे यहीं मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, मैंडी गुस्से में शनि की ओर घूमकर बोला, यही तुम्हारी सोच है शनि। तुम्हारी इसी आदत की वजह से सोनिया आज हमारे बीच नहीं है। अर्जुन, काव्या शायद बेहोश हो गई है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद सोनिया के पेरेंट्स से मिलने चलेंगे। अर्जुन ने एक नजर काव्या के मासूम चेहरे पर डाली और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ गया। आखिर सोनिया की मौत के पीछे किसका हाथ था और आखिर वो नकाबपोश अनजान शख्स कौन था जो नैना और काव्या की बातें सुन रहा था? जानने के लिए सुनिए कहानी व्हेन द हार्ट बीट्स, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। व्हेन द हार्ट बीट्स भाग 5। मैंडी की बातें सुनकर अर्जुन काव्या को हॉस्पिटल लेकर आता है। वो उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करके छोड़कर अपने दोस्तों के साथ सोनिया के घर चला गया। सोनिया का घर। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जैसे ही अंदर आता है, वो देखता है सोनिया के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर अर्जुन उन दोनों को चुप कराता है। सोनिया के डैड के पास बैठकर मैंडी उनसे जानने की कोशिश करता है, आखिर कल रात उसने अपने डैड को कॉल तो जरूर किया होगा ना, या फिर कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया होगा। लेकिन उसके डैड तो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते थे कि कभी वो अपनी बेटी के बारे में कुछ जान ही नहीं सके। वो दोनों तो खुद हैरान थे कि सोनिया किसी को डेट भी कर रही थी। वो तीनों घर के बाहर आते हैं। सोनिया के डैड को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। वो दोनों पति और पत्नी पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से जाने लगे। अर्जुन अपने दोस्तों से, गाइस अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर इन सब मामलों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सोनिया का बॉयफ्रेंड एक मिस्ट्री की तरह उलझ कर रह गया है। कौन है, कहां से आया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस एक क्लू मिल जाए, उसके बाद मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैंडी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कुछ भी हो लेकिन उसके लव को अब नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि नैना ने सब किया होगा। मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है। काव्या की बात मान लेते हैं। यार पता नहीं कितना टॉर्चर हो रही होगी वो मासूम लड़की। मैंडी की बातें सुन शनि घुराते हुए कहा, तू जानता भी है क्या कह रहा है? मुझे तो शक भी होता है कि तू सोनिया का बेस्ट फ्रेंड था भी या नहीं। कहीं तुम्हारा दिल उस मासूम सी लड़की नैना पर तो नहीं आ गया ना? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया ना? ओए अपनी ये बकवास बंद कर, वरना ऐसा पंच मारूंगा कि शक्ल बिगड़ जाएगी। जो मुंह में आता है बोले जा रहा है। अर्जुन इसे कह दे मुझसे पंगा ना ले। मैंडी के ऐसा कहते ही अर्जुन उसे चुप कराते हुए, झगड़ो अभी हम किस सिचुएशन में है ये तुम दोनों के समझ से परे है। हमने अपनी दोस्त को खोया है, कौन है कहां का है कुछ भी खबर नहीं है। पागल हो रहा हूं मैं, मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम नहीं है, अब एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा हमें। तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम चारों ने मिलकर एक प्रॉमिस किया था कि हमारी दोस्ती तभी टूटेगी जब हम चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, और आज वही हो रहा है। सोनिया के जाने से हमारी दोस्ती में दरार आ गई है, जिसकी शुरुआत आज शनि और मैंडी के बीच हुई बहस के कारण। अब तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अर्जुन रुक जा यारा, हो सके तो आज जल्दी ही अपने घर चले जाना। तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आज क्या है तू अच्छे से जानता है, अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए सही, हम सब भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा है। मैंडी। अर्जुन मैंडी को देखता है और अपनी बाइक पर सवार होकर जाने लगा। वो बाइक चला तो रहा था, लेकिन अभी भी वो आज हुए हादसे के बारे में ही सोच रहा था। अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा था कि उसे होश आया कि उसने काव्या को एडमिट करके छोड़ दिया था। वो अपनी बाइक को हॉस्पिटल के रास्ते मोड़कर जाने लगा। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके सेकंड फ्लोर पर एक आदमी जो अपने चेयर पर बैठे हुए था, वो अपने हाथ में टीवी रिमोट लेकर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसके डेस्क पर रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए, हेलो। दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो घबराते हुए बोली,
डॉक्टर घोष, मैं जिया बोल रही हूँ। आपको इंस्पेक्टर शिंदे ने फॉरेंसिक लैब में अर्जेंट आने को कहा है। एक नया केस आया है जो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। वो मना करते हुए बोले, मैं अपनी जॉब से रिटायर होने वाला हूँ, अब मुझे कोई पोस्टमार्टम करने नहीं जाना है। जिया, तुम मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कॉल कट कर देते हैं। मुंबई शहर के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष घोष, जो किसी की डेड बॉडी को देखकर उसका पोस्टमार्टम कर बता देते थे कि उसका मर्डर किस कारण हुआ होगा। वो इस काम में न जाने कितने सालों से थे, लेकिन अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते थे। डॉक्टर घोष और उनकी असिस्टेंट जिया भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, लेकिन ज्यादा सालों का अनुभव न होने के कारण वो इंस्पेक्टर शिंदे को देखते हुए कहती है, इंस्पेक्टर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस केस को बिना डॉक्टर आशुतोष के मैं भी सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे डॉक्टर जिया की बात को सुनकर समझ जाते हैं कि जब तक वो खुद डॉक्टर आशुतोष से नहीं कहते तब तक वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वहां से डॉक्टर आशुतोष घोष के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में अपनी बाइक को खड़ा करके अर्जुन काव्या को देखने हॉस्पिटल के अंदर जा ही रहा होता है कि अपने सामने आते हुए काव्या को देखकर अपने कदम रोक लेता है। वो एक टक काव्या को देखने लगा। काव्या उसके पास आकर बिना कुछ बोले जाने लगती है, तो अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर रोक लेता है और उसे अपने सामने लाते हुए कहा, इतनी रॉब में मेरे सामने से गुजर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आया, अगर मैं नहीं होता तो तुम उस पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी होती। काव्या गुस्से से उसे झाड़ते हुए कहा, थैंक यू, और तुम जैसे लड़के थैंक यू क्या? किसी लड़की का अटेंशन पाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें मैं थैंक यू बोलूं? शक्ल देखिए अपनी, मुझे सिचुएशन में पहुंचाने वाले तुम ही हो। सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें माफ करके जा रही हूँ क्योंकि तुमने अपने दोस्त को खोया है और किसी को खोने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ। काव्या अपने हाथ को छुड़ाने लगी, लेकिन वो उसके हाथ को टाइट से पकड़ते हुए कहा, थैंक यू बोलो और चली जाओ। वो गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अपनी शक्ल देखी है, जाकर देखो, और ऐसे किसी लड़की के साथ एरोगेंट बिहेव करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में एक निहायत ही घटिया और जिद्दी किस्म के इंसान हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुमसे भी बहुत बड़ी जिद्दी हूँ। एक बार जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ और मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे घूरो मत, तुम्हें लगता है ऐसे आंख दिखाने से मैं डर जाऊंगी? मैं काव्या हूँ जो किसी से नहीं डरती है, समझे तुम? वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। वो उसे जाते हुए देखकर गुस्से से कहता है, लड़की है तूफान एक्सप्रेस। अर्जुन रंधावा से उसे डरने लगता है, कुछ तो बहुत है इस लड़की में, हमेशा रॉब में रहती है, नाक पर गुस्सा ऐसे रहता है जैसे सबको बर्दाश्त करती हो, छुई कहेंगी, लेकिन ये नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। मुझसे सॉरी बुलवाना आसान नहीं। काव्या बहुत ही परेशान थी इस बात को लेकर कि आखिर वो अपनी मौसी को क्या जवाब देगी। इस मुश्किल वक्त में अगर उसे कोई याद आ रहा था वो थी उसकी माँ। वो अपने उलझन में सोचते हुए कहा, जब मौसी पूछेगी कि नैना कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, क्या कहूंगी मैं? सड़क के चौराहे पर चलते हुए अचानक से काव्या एक लड़की से टकरा जाती है। उसके हाथ से बुक गिर जाती है। काव्या सॉरी बोलकर उस इंसान को बुक उठाकर जैसे ही देने वाली होती है कि काव्या की नजर उस इंसान के गले में पहने हुए पेंडेंट पर पड़ी। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन नकाब पहनने की वजह से उसकी आंखों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या उसके टूटे हुए पेंडेंट को देखकर कहती है, ये पेंडेंट मैंने कहीं तो देखा है। वो कुछ कहती, वो इंसान तब तक जा चुका था। काव्या जैसे ही उसकी ओर मुड़ी उसे गायब देखकर बोली, ये इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? वो पेंडेंट मैंने कहाँ देखा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो भारी मन के साथ घर जाने लगी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ रहा था वो भी अपनी बाइक को वहीं छोड़कर काव्या का पीछा करने लगा, लेकिन काव्या की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो उसे देखते हुए अपने मन में, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ना? लेकिन काव्या जब तक अर्जुन से पूछती वो अपनी बाइक पर सवार होकर जा चुका था। शाम के 7 बज रहे थे। समुद्र के किनारे स्थित एक बड़ा सा सफेद बंगला, बाहर एक बड़ा सा दरवाजा जो काली रंग की थी। उस दरवाजे की साइड में लगे हुए नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, रंधावा सदन। अंदर का नजारा देखने लायक था। शाम होते ही रंधावा सदन की खूबसूरती और बढ़ जाती थी। घर के सामने बना हुआ एक गार्डन, उसमें लगे हुए एक से एक फूलों के पौधे, देखने से ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी खूबसूरती को बयां कर रही हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बेटे और बाप की जरा जरा सी बात पर कहां सुनी हो जाती है। हे राम जी, अब आप ही सुलझाइए इस उलझन को। घर के भीतर से एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी, रंग सांवला, कद काठी ठीक ही थी। वो अपने चश्मे को पहनकर लिविंग रूम से बाहर आते हुए बोल रही थी। उन्हें आते हुए देख एक लड़की, उम्र 25 साल, गोरा रंग, कद 5 फुट 4 इंच, अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए। वो अपनी दादी के हाथों को पकड़ते हुए बोली, दादी माँ, जब आप कारण जानती हैं कि छोटे और पापा जी में क्यों नहीं बनती है, फिर आप भगवान को क्यों कोस रही हैं? आप कमरे से बाहर क्यों आए? हमें आवाज देती, हम आ जाते ना। सोनल, तुम पूरे घर का ख्याल रखती हो और कितनी जिम्मेवारियों का बोझ उठाओगी बेटा। तुम्हारा बाप पता नहीं आज घर आएगा भी या नहीं। तुम ऐसा करो कि अर्जुन को कॉल करो और पूछो वो घर आज आएगा या नहीं। कराहते हुए आवाज में कहा। सोनल अपनी दादी को हॉल में सोफे पर बैठाते हुए उनसे बड़े प्यार से बोली, आप बैठिए, छोटे को कॉल लगाते हैं। सोनल अपने भाई को कॉल लगाने लगी। तभी किचन से बाहर आते हुए महाराज सोनल से पूछते हैं, बिटिया डिनर में आज क्या बनेगा? ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, सिर्फ सब्जियां काट कर रखिए, आज हम खुद सबके लिए डिनर बनाएंगे। सोनल महाराज से कहकर अर्जुन को फिर से कॉल लगाने लगी, लेकिन बार बार रिंग जाने के बावजूद भी अर्जुन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बिरला हाउस के अंदर भारी मन के साथ आ रही काव्या पर रचना की नजर पड़ी। वो चिंतित स्वर में काव्या से पूछती है, काव्या बेटा, कितनी देर लगा दी तुमने? नैना कहाँ है बच्चा? तुम अकेले आई हो? वो कहाँ रह गई? तभी राहुल भी उसके उदास चेहरे को देखकर कहता है, काव्या क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? कहीं तुम दोनों की कोई शरारत तो नहीं? नैना कहाँ है? काव्या रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने उसके सामने आकर कहा, कॉलेज में कुछ हुआ था क्या? काव्या बता मुझे, आखिर तुम इतना बेवजह रो क्यों रही हो? When the heart beats, भाग 6। काव्या यूं ही लगातार रोई जा रही थी। उसकी मासी रचना और भाई राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या बात है? शाम के 7 बजे काव्या घर आई है, जब कॉलेज में तो छुट्टी बहुत ही पहले हो चुकी थी। नैना भी साथ नहीं है। रचना उसके हाथ को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बड़े ही प्यार से पूछती है, काव्या बच्चा, नैना तो तुम्हारे साथ थी ना? मासी उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। काव्या ने रोते हुए कहा, क्या पुलिस? लेकिन क्यों बेटा? रचना ने चौंकते हुए कहा, कल कॉलेज में हमारा पहला दिन था, लेकिन डेविल ग्रुप के मेंबर ने मेरे साथ रैगिंग किया। वो सब मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आए। नैना ने गुस्से में सोनिया नाम की लड़की पर गुस्सा किया, लेकिन आज जब उसकी लाश कॉरिडोर में मिली तभी नैना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नैना सोनिया को जान से मारने की धमकी दे रही थी। मासी नैना बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। किसी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। नैना बेकसूर है मासी, नैना बेकसूर है, मेरी बहन बेकसूर है। काव्या फूट फूट कर रोते हुए सारी बातें बताती है। रचना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मर्डर का इल्जाम वो भी नैना जैसी मासूम सी बच्ची पर।
वो जो खुद किसी कॉकरोच को देख ले तो पूरे घर में अफरा तफरी मचा देती है। ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है? राय बहादुर साहब घर आते हैं। रचना उन्हें सारी बातें बताती है। दादी माँ राहुल सब परेशान थे। राहुल काव्या को उसके कमरे में लेकर आता है और उसे समझाते हुए कहा, सोनिया का खून हो गया, लेकिन नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अर्जुन से मिली तुम? क्या कहा उसने? मुझे बताओ काव्या। नहीं भाई, वो निहायत ही बदतमीज किस्म का घटिया इंसान है। वो तो किसी की भी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। मैंने उसके सामने न जाने कितनी बार गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बहुत ही घमंडी लड़का है। उसे किसी की फीलिंग से कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना चाहता है। किसी की तकलीफ को समझना उसके वश की बात नहीं। वो हार्टलेस है, हार्टलेस। उसके पास दिल ही नहीं है। काव्या अर्जुन को कोसते हुए राहुल से कह रही थी। राहुल काव्या के आंसू पोंछते हुए उसे समझाते हुए कहा, तू रोना बंद कर। ऐसा नहीं है काव्या, वो दिल का बहुत अच्छा है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जिस दिन तुम उसे जान जाओगी उस दिन खुद ब खुद तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। डैड सब ठीक कर देंगे। उनकी पहुंच काफी दूर तक है। मिस्टर रंधावा है ना, वो नैना को कुछ होने ही नहीं दे सकते। नैना कल कस्टडी से बाहर आ जाएगी। फिलहाल तुम आराम करो। राहुल उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। काव्या बेड के नीचे फर्श पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, माँ, मुझे आपकी जरूरत है माँ। बहुत अकेली हूँ मैं। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मौसी पर क्या बीत रही होगी ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता माँ। काव्या अकेली जमीन पर बैठी हुई है। वो देखती है उसकी माँ सुनैना उसके पास आकर काव्या के सर को अपने गोद में रखकर उसके सर को सहलाते हुए बोली, काव्या, मैं अपनी बेटी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तू खुद को अकेला कभी मत समझना बेटा। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। तू बस वही कर जो तेरा दिल चाहता है। तुम्हें अपने सपनों के साथ साथ उन चीजों का सामना करना होगा बेटा जो तुम्हारे लिए कठिन है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अडिग रहना होगा। जिस दुनिया में तुमने कदम रखा है वहाँ पल पल ठेस पहुंचाने वाले, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी हासिल करने से रोकने वाले, लेकिन उन लोगों की भीड़ में कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो मेरी बच्ची को समझेगा। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ के हाथ को पकड़कर कहती है, हाँ माँ, तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। काव्या की आंखें खुल जाती है। वो देखती है उसकी माँ तो है ही नहीं। वो बंद आंखों से सपना देख रही थी, लेकिन उसे हिम्मत देने वाली माँ उसके साथ हमेशा है, उसकी परछाई बनकर। रंधावा सदन में सोनल सबके लिए डिनर लगा रही थी। तभी दरवाजे की बेल सुनाई दी। सर्वेंट दरवाजे को खोलता है तो सामने अर्जुन खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखें लाल। वो घर के अंदर कदम रखते ही बिना किसी को देखे अपने कमरे की ओर बढ़कर जाने लगा। पीछे से सोनल आवाज देते हुए बोली, छोटे, कहाँ थे आप? आज क्या था ये तो जानते हैं ना आप? आज का दिन हम नहीं भूल सकते। आज वो दिन है जिस दिन मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ा था। आज वो दिन है जिस दिन मेरे अपनों ने ही मुझे ये सिखाया कि किसी का विश्वास कैसे तोड़ते हैं। और आज के ही दिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिया को भी खो दिया। मुझे भूख नहीं है। अर्जुन बड़ी ही सख्ती के साथ कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़कर जाने लगा। वो अपने कमरे में आकर अपनी शर्ट चेंज करता है और दीवार में टंगी अपनी माँ और छोटी बहन की तस्वीर को देखते हुए कहा, मैं आज का दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी मिस्टर रंधावा को माफ कर सकता हूँ। मॉम, उन्होंने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैंने आज के ही दिन आप दोनों को खो दिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मिस्टर रंधावा है। तभी कमरे में किसी की दस्तक होती है। वो कोई और नहीं बल्कि सोनल थी, जो अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए वो अर्जुन के पीछे खड़े होकर वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर उनसे शिकायत करते हुए बोली, मम्मा, आप देख रही हैं ना अपने छोटे को? आज के दिन ही अपनी दी को अकेले छोड़ दिया आपने और छोटी ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया। इसे भी अपनी दी की चिंता नहीं है। अगर होती तो मुझसे जरूर पूछता कि मैंने खाना खाया है भी या नहीं। अर्जुन अपनी दी को देखते हुए कहा, दी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? क्यों दी? अगर आज रात में घर नहीं आता तो आप भूखी रहती? हाँ, ये क्या बात हुई? दी, आपको अपनी जरा भी चिंता नहीं है। क्यों दी? एक आप ही तो है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप भूखी क्यों है? हाँ, आज का दिन बहुत ही खराब रहा। सोनिया का किसी ने मर्डर कर दिया और इसका इल्जाम नैना पर लगा। सोनल चौंकते हुए, क्या सोनिया का मर्डर? लेकिन ये सब कैसे हो गया? उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी? लेकिन जिसने भी ये सब किया है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन नैना कौन है छोटे? ये सब उसने क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नैना ने ये नहीं किया है। उस लड़की ने मुझसे बार बार कहा उसकी बहन नैना निर्दोष है, लेकिन मैं अपने गुस्से में उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। कुछ तो सच्चाई थी उसकी बातों में, उसकी आंखों में मुझे सच दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल निडर थी। वो तो किसी से भी नहीं डरती है, मुझसे भी नहीं। उसका चेहरा देखने से ही लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है। ऐसे कैसे यकीन कर लूं उसकी बातों पर? अर्जुन अपनी दी से कहता है, सोनल, कौन लड़की? नैना की बहन भी है, लेकिन ये तो गलत है ना। तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। कोई तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हो और तुम उसकी बातों को अनसुना कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। छोटे, ऐसा क्यों किया तुमने? हो सकता है वो सच कह रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? पहले ये खाओ और आराम करो। अर्जुन, और दी, आपने भी तो नहीं खाया होगा। मिस्टर रंधावा ऑफिस से आ गए क्या? वो उसकी सर पर चपत लगाते हुए बोली, डैड है वो हमारे, तो मिस्टर रंधावा क्यों कहते हो? आज मीटिंग में है, कोई म्यूजिक एल्बम लॉन्च होने वाली थी, लेकिन फीमेल सिंगर की तलाश है उन्हें, क्योंकि उस सिंगर ने एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया। अब जब तक कोई फीमेल सिंगर नहीं मिलती वो एल्बम लॉन्च नहीं होगी। आज कॉलेज में मैंने किसी लड़की को गाते सुना, कितनी सुरीली आवाज थी उसकी। उसके सॉन्ग में मुझे दर्द सुनाई दिया। ऐसा महसूस हुआ एक पल के लिए कि वो लड़की जरूर अंदर से दुखी है। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे देख नहीं सका। अर्जुन अपनी दी के मुंह में खाने के निवाले को डालते हुए कहा। दोनों भाई बहन खाना खाने के बाद गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह काव्या नीचे फर्श पर ही सो रही थी। रचना जैसे ही उसे जगाने आई, वो उसे फर्श पर सोए हुए देखकर घबराते हुए उसे जगाते हुए कहा, काव्या, उठ जा बेटा, काव्या, काव्या। काव्या अपनी आंखें खोलती है और सामने अपनी मासी को देखकर, मासी, नैना घर आ गई क्या? वो उदास स्वर में बोली, नहीं, तुम्हारी मौसा जी वकील से बात करने जा रहे हैं और राहुल पुलिस स्टेशन। तुम चिंता क्यों करती हो? नैना आज आ जाएगी। मासी, मैं भी भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, प्लीज मासी। काव्या अपनी मासी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, चली जाना, लेकिन रोना बिल्कुल भी नहीं। रचना उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। वो मुस्कुराकर अपनी मासी के गले लग गई। काव्या कुछ देर में तैयार होकर अपने भाई राहुल के साथ बाइक पर बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। राहुल उसे चुपचाप बैठे हुए देखकर, काव्या, जेल में नैना है और तो कि तुम हो रही हो, ऐसे नहीं रोते। तुम्हें तो पता है ना वो निर्दोष है, फिर भी। काव्या उसकी बातों को समझते हुए बोली, भाई, मैं जानती हूँ मेरी बहन निर्दोष है, लेकिन वो अर्जुन उसे गुनहगार मानता है। उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। राहुल अपनी बाइक को पुलिस स्टेशन के बाहर रोकता है। अर्जुन भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा था। वो जैसे ही राहुल को काव्या के साथ देखता है तो हैरानी से उन दोनों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये काव्या राहुल के साथ क्या कर रही है? राहुल अर्जुन को देखते हुए उसके पास आता है और काव्या अपने भाई के पीछे पीछे आ रही थी। अर्जुन, भाई राहुल, तुम यहाँ और इसके साथ? हेलो, तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन नैना और काव्या दोनों मेरी बहन है।
तुमने मेरी बहन पर ही खून करने का इल्जाम लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? राहुल बोल ही रहा था कि अर्जुन का मोबाइल बजने लगा। वो देखता है कि मैंडी का कॉल आ रहा है। अर्जुन कॉल रिसीव करते हुए, हेलो। मैंडी घबराते हुए कहा, अर्जुन, शनि का किसी ने मर्डर कर दिया है। अर्जुन मैंडी की बातें सुनकर सुन पड़ गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिरने ही वाला था कि काव्या उसका मोबाइल गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वो मैंडी की बातें सुनते ही अर्जुन को देखने लगी। कॉल कट करते ही वो राहुल से, भाई, शनि का मर्डर किसी ने उसके घर में ही कर दिया है। राहुल तो बिल्कुल हैरान रह गया। तीनों पुलिस स्टेशन से ही शनि के घर जाने लगे। शनि के घर पहुंचते ही काव्या, अर्जुन और राहुल जैसे ही मैंडी को देखते हैं, वो रोते हुए अर्जुन के गले लगकर रोने लगा। अर्जुन उससे अलग होकर उसे चुप कराते हुए जैसे शनि को देखने जाता है, वो तो उसकी डेड बॉडी देखकर खुद को संभाल नहीं सका। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला होता है कि काव्या उसे संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही वो शनि की ओर देखती है, वो अर्जुन की बाहों को कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी ओर देखने लगा। वो डरते हुए अर्जुन के गले लग जाती है। राहुल शनि की डेड बॉडी को देखकर, शनि का चेहरा पहचानने लायक ही नहीं है। इसकी बॉडी को देखकर तो मैं सिहर उठा। बाहर पुलिस जीप के साथ साथ एम्बुलेंस की हॉर्न सुनाई देती है। इंस्पेक्टर शिंदे अपने ऑफिसर के साथ शनि के घर के अंदर जा चुके थे। When the heart beats,